हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाहौर के उस पुराने मोहल्ले में जहाँ सुबह की नमाज की आवाज़ के साथ चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी, बुशरा अपनी छोटी सी बालकनी से चाय का कप लेकर खड़ी रहती। 4 साल की शादी के बाद भी दानिश की मुस्कान देखकर उसका दिल अभी भी धड़क उठता था। दानिश बैंक में काम करते थे, सुबह जल्दी निकल जाते और शाम को थके हुए लौटते। घर का बोझ, लोन की किस्तें और आरहम का स्कूल, सब कुछ बुशरा संभालती। लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। बचपन से उसे बच्चों को कहानियाँ सुनाना पसंद था। वह सोचती, काश दानिश समझ पाते कि मुझे भी कुछ अपना करना है। फिर एक दिन दानिश के कॉलेज के पुराने दोस्त काशिफ मोहल्ले में लौटे। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटा सा कम्युनिटी लाइब्रेरी और कैफ़े खोला, किताबों का घर। बच्चों को पढ़ाने, कहानियाँ सुनाने का प्रोग्राम शुरू किया। दानिश ने बुशरा से कहा, तुम्हें तो बच्चों से प्यार है, जाकर देखो ना। बुशरा पहले हिचकिचाई, लेकिन जब पहली बार गई तो जैसे उसका दुनिया बदल गई। काशिफ ने उसे देखकर कहा, बुशरा, आपकी आइडिया कमाल की है। बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, अपनी कहानियाँ भी सुनाओ। उसकी बातों में सम्मान था, कोई फालतू तारीफ नहीं। बुशरा को लगा, इतने साल बाद किसी ने उसे सिर्फ घर की बहू नहीं, एक इंसान के रूप में देखा। धीरे धीरे वो लाइब्रेरी बुशरा की दुनिया बन गई। सुबह आरहम को स्कूल छोड़कर वह वहाँ पहुँच जाती। बच्चों को अली बाबा की कहानी सुनाते हुए उसकी आंखें चमक उठतीं। काशिफ कभी कभी कहते, आपकी आवाज़ में जादू है बुशरा, बच्चों के चेहरे देखिए कितने खुश हैं। बुशरा मुस्कुराती और सोचती, दानिश भी कभी ऐसा कहते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन वह तुरंत खुद को टोकती, यह सिर्फ काम है। काशिफ साहब शादीशुदा हैं, उनकी बीवी और बच्चे हैं। मैं दानिश की बीवी हूँ। फिर शाम को घर लौटकर दानिश के लिए चाय बनाती और उसकी थकान पूछती। दानिश थककर कहता, आज बैंक में कितना प्रेशर था। बुशरा चुपचाप सुनती और अंदर ही अंदर अपनी खुशी को दबा लेती। एक शाम लाइब्रेरी में बच्चों का स्पेशल स्टोरी टाइम था। मोहल्ले भर के बच्चे आए। बुशरा ने नई कहानी सुनाई। सब ताली बजाने लगे। काशिफ ने फ़ोटो खींची, बस एक ग्रुप फ़ोटो, जिसमें बुशरा बच्चों के बीच खड़ी थी और काशिफ पीछे मुस्कुरा रहे थे। उसी रात मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में एक अनजान नंबर से मैसेज आया, फ़ोटो के साथ एडिटेड वॉइस नोट, जिसमें बातें घुमा फिराकर ऐसी लग रही थीं जैसे बुशरा और काशिफ के बीच कुछ खास हो। तुम समझते हो ना मेरी बात, जैसी लाइनें, जो असल में बच्चों के प्रोग्राम की प्लानिंग थीं, लेकिन एडिट करके बिगाड़ दी गईं। साथ में पुरानी एक फ़ोटो भी, जिसमें काशिफ बुशरा को किताब देते दिख रहे थे, लेकिन कैप्शन था, कुछ रिश्ते छुप कर चलते हैं। अगली सुबह बुशरा के फ़ोन पर मैसेज आने लगे। पड़ोस की ताईजी ने कॉल किया, बेटी क्या बात है, लोग क्या कह रहे हैं। दानिश की अम्मी घर आकर बैठ गईं। बुशरा, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, मोहल्ला क्या सोचेगा, दानिश की नौकरी पर असर पड़ेगा। बुशरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह रोना चाहती थी लेकिन रोई नहीं। दानिश शाम को लौटा तो चुप था। उसने फ़ोन पर वो मैसेज देखे थे। बुशरा, ये क्या है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन लोग। उसकी आवाज़ में शक था। बुशरा ने कहा, दानिश, ये सब झूठ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दानिश ने सिर हिलाया। फिर भी जाकर देख लो, शायद कम जाना पड़े। उस रात बुशरा बिस्तर पर लेटी रही। आंसू बह रहे थे। उसे याद आया जब शादी के बाद दानिश उसे मेरी कहानी सुनाओ कहकर रात भर सुनता था। अब वही दानिश शक कर रहा था। सुबह दानिश के ऑफिस से फ़ोन आया। कोई सीनियर ने अफवाह सुनी थी, प्रमोशन की फाइल अटक गई। घर का माहौल भारी हो गया। दानिश के अब्बू का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम कीजिए वरना कुछ हो सकता है। बुशरा का दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरी वजह से परिवार बिखर रहा है। फिर एक अनजान नंबर से कॉल आया, लाइब्रेरी जाना बंद कर दो वरना दानिश के ऑफिस और अम्मी के मोहल्ले में और सबूत भेज देंगे। आवाज़ में धमकी थी। बुशरा कांप गई, लेकिन उसने फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया। उसने तय किया, अब चुप नहीं रहेगी। वह काशिफ के पास गई। सर, ये सब क्या हो रहा है। काशिफ ने सब सुना और अपनी बीवी को बुलाया।
उनकी बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे पति को, ये सब गंदा खेल है। उन्होंने असली रिकॉर्डिंग्स निकाली, पूरा ऑडियो, मूल फ़ोटोज़। बुशरा ने दानिश को सब दिखाया। देखो, ये एडिटेड है, मैंने कुछ छुपाया नहीं। दानिश पहले तो चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। बुशरा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी खुशी नहीं देखी, बैंक के चक्कर में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। दोनों ने रात भर बात की। बुशरा ने कहा, दानिश, मुझे भी अपनी बात कहनी चाहिए थी, मैंने सोचा तुम व्यस्त हो तो चुप रह गई। दानिश ने उसे गले लगाया। पहली बार इतने दिनों बाद। अब हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अगले दिन मोहल्ले में छोटा सा मीटिंग रखा गया। लाइब्रेरी के बाहर सब जमा हुए। बुशरा ने सबूत दिखाए। सब चुप। फिर शबनम, वही पड़ोस वाली औरत जो हमेशा जलती थी क्योंकि उसका पति लाइब्रेरी वाली जगह पर अपना बिजनेस करना चाहता था, रोते हुए आगे आई। मैंने गलती की, मेरी शादी में खुशी नहीं है तो मैं दूसरों की देखकर जल गई। मैंने एडिट किया, अफवाह फैलाई, मुझे माफ़ कर दो। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। उसने सबके सामने माफ़ी मांगी। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। लोग शर्मिंदा हुए। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। दानिश ने बैंक में टाइम मैनेज किया। शाम को लाइब्रेरी में आकर बुशरा के साथ बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगा। आरहम भी खुश था। बुशरा ने अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, बुशरा की कहानियाँ। धीरे धीरे वो चलने लगा। दानिश अब कहता, तुम्हारी कहानियाँ सबसे अच्छी हैं। शबनम कभी कभी लाइब्रेरी आती और चुपचाप बच्चों को किताबें देती। उसने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। आज बुशरा फिर अपनी बालकनी में खड़ी है, चाय का कप हाथ में, लेकिन अब दिल में खालीपन नहीं। वह सोचती है, रिश्तों में चुप रहना आसान है, लेकिन सच बोलना और विश्वास बनाए रखना ही असली ताकत है। अफवाहें आती हैं, लेकिन सच्चाई उन्हें हरा देती है। दानिश पास आकर उसका हाथ थाम लेता है। चलो, आज नई कहानी सुनाओ। और बुशरा मुस्कुराती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों की नींव वक्त, समझ और भरोसे पर टिकी होती है। झूठी अफवाहें और बनावटी सबूत किसी को भी हिला सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी अपनी बात खुलकर कही और सच के साथ खड़े रहे तो कोई तूफान आपको नहीं तोड़ सकता। गलती करने वाला पछताता है, बदलता है, और सही रास्ता चुनने वाला मजबूत होकर निकलता है। इज्जत खुद बचानी पड़ती है, चुप रहकर नहीं, साहस से। और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को कभी दबाओ मत, क्योंकि जब परिवार साथ हो तो सपने भी हकीकत बन जाते हैं। सेहत की सहूलत हर शख्स तक बराबर इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि हमारे मुआशरे में बराबरी सिर्फ नीयत से नहीं, निज़ाम से आती है। जब निज़ाम कमज़ोर हो तो इलाज, दावा, डॉक्टर और बुनियादी सेहत की खिदमत अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क का शिकार हो जाती हैं। आज भी बहुत से लोग शहरों में अच्छी हॉस्पिटल्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और प्राइवेट क्लिनिक्स तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जबकि देहाती इलाकों, कच्ची आबादियों और दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए एक आम डॉक्टर तक मिलना मुश्किल होता है। यानी सेहत की सहूलत का मसला सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि जगह, पैसा, तलीम और निज़ामी इंसाफ का भी है। सबसे पहली वजह माशी ना बराबरी है। जिसके पास पैसा होता है वो बेहतर डॉक्टर, महंगी टेस्ट्स और वक्त पर दवा ले सकता है, लेकिन जो रोज़ मजदूरी करता है या कम आमदनी रखता है, उसके लिए बीमारी का मतलब अक्सर दोहरा बोझ होता है, एक सेहत का नुकसान और दूसरा रोज़गार का। बहुत से लोग इसलिए डॉक्टर के पास देर से जाते हैं क्योंकि फ़ीस, दवा और सफ़र का खर्चा उनके बस से बाहर होता है। नतीजा ये होता है कि छोटी बीमारी बढ़कर संगीन सूरत इख्तियार कर लेती है। दूसरी बड़ी वजह शहरी और देहाती फ़र्क है। अक्सर बड़ी हॉस्पिटल्स, ट्रेंड स्टाफ, लेबोरेटरीज़ और इमरजेंसी सर्विसेज शहरों तक महदूद होती हैं। देहाती इलाकों में हेल्थ सेंटर्स या तो कम होते हैं, या उनमें स्टाफ पूरा नहीं होता, या दवा दस्तयाब नहीं होती। कई जगह औरत को जचा बचा की देखभाल के लिए भी दूर शहर जाना पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, सड़कें खराब हों या फैमिली के पास ज़रिया ना हो, तो सेहत की सहूलत कागज़ पर तो होती है, लेकिन अमाल में लोगों तक नहीं पहुंचती। तीसरी वजह तालीम और आगाही की कमी है। हर शख्स को ये मालूम नहीं होता कि किस बीमारी की अलामत क्या है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वैक्सीन्स क्यों ज़रूरी हैं, या सफाई और ग़िज़ा सेहत को कैसे मुतासिर करती हैं।
कम तलीम या गलत मालूमात की वजह से लोग कभी तोतकोन, झूठी दवाओं या देरी का शिकार हो जाते हैं। जब सेहत के बारे में सही आगाही ही ना हो तो सहूलत मौजूद होने के बावजूद उसका फ़ायदा पूरा नहीं मिलता। चौथी अहम वजह निज़ामी कमज़ोरी और इंतज़ामी मसाइल हैं। कई मुल्कों में सेहत का बजट कम होता है, हॉस्पिटल्स पर बोझ ज़्यादा होता है और स्टाफ की ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर होती है। कभी डॉक्टर मौजूद नहीं होते, कभी मशीन्स ख़राब होती हैं, कभी दवा स्टॉक से बाहर होती है। करप्शन और बेइंतज़ामी भी इस मसले को गहरा करते हैं। जब रिसोर्सेज ठीक जगह और ठीक तरीके से इस्तेमाल न हो तो सहूलत चंद लोगों तक महदूद रह जाती है। इसके अलावा समाजी रवैये भी रुकावट बनते हैं। कई जगह औरतें अपनी सेहत को आखिर में रखती हैं या उन्हें अपने फ़ैसले खुद करने की आज़ादी नहीं होती। मज़दूर अफराद, बुज़ुर्ग, माइनॉरिटी ग्रुप्स और दूर दराज इलाकों के बाशिंदे अक्सर मज़ीद नज़रअंदाज होते हैं। यानी सब के लिए एक जैसा निज़ाम बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि उन लोगों की ख़ास ज़रूरियत समझना भी ज़रूरी है जो पहले ही पीछे रह गए हैं। इस मसले का हल सिर्फ मज़ीद हॉस्पिटल्स बनाना नहीं, बल्कि इंसाफ पर मबनी सेहत का निज़ाम तैयार करना है। बुनियादी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत बनाना होगा, देहाती इलाकों में डॉक्टर्स और नर्सेस की दस्तयाबी बढ़ानी होगी, सस्ती और आसान दवा फराहम करनी होगी और सेहत से मुतल्लिक आगाही आम करनी होगी। साथ ही हुकूमत को सेहत को खर्च नहीं, सरमाया समझना होगा। जब सेहत को बुनियादी इंसानी हक माना जाएगा तभी सहूलत हर शख्स तक बराबर पहुंच सकेगी। आखिर में बात सीधी सी है, सेहत की सहूलत बराबर इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि हमारा मुआशरा अभी तक बराबर मौक़ों पर खरा नहीं उतर सका। जहाँ गुर्बत, जहालत, फसला और निज़ामी कमज़ोरी मौजूद हो, वहाँ सेहत भी न बराबर बनती है। अगर हम वाक़ई बेहतर मुआशरा चाहते हैं तो सेहत को चंद लोगों की सहूलत नहीं, सबका हक़ बनाना होगा।